Good morning, children. Welcome back to online class. Student of class 8, subject SST. I am going to teach you chapter number 12, and the name of this chapter is National Movement, Indian Independence. Student, we have studied already two topics in this chapter, that is nationalism and also rise of Indian nationalism. नेशनलिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के बारे में आज इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू because these all topics are related to your book. If you will not see your book and if you will not keep your book in front of you, this will not easily understand you. क्योंकि जो टॉपिक हमने आज लिया है सो बुक को सामने रखिए और सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक. ड्रेन ऑफ वेल्थ. एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ टू ग्रेट ब्रिटेन वेयर द हॉलमार्क ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. देखिए, आर्थिक ह्रास हो जब या आर्थिक शोषण हो तब, आर्थिक शोषण जैसे जैसे भारत में धीरे धीरे करके यहाँ धन का जो है वो कमी होता जा रहा था, उसका सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि ब्रिटिश जो है वह एक ट्रेडिंग कंपनी लेकर के यहाँ पे आए थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, जिसका सिर्फ एक ही एम था, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना. तो ये ब्रिटिशर्स सिर्फ खुद के प्रॉफिट के बारे में ही सोचते थे, अदरवाइज कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं सोचा जाता था. इस तरह से धीरे धीरे करके जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छा है लेकिन पॉलिटिकली कंडीशन काफ़ी ख़राब है, बिकॉज द किंग्स आर नॉट ट्राई टू कोलैबोरेट विद ईच अदर. कभी जो है एक दूसरे की मदद जो है वह नहीं किया करते थे. दे ऑलवेज रेडी टू एनेक्स देयर किंगडम्स. वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे और अपने किंगडम्स को जो है वह कोई भी मौका ऐसा तलाशते रहते जैसे दूसरे किंगडम्स को हथिया ले जबरन और उसका किंगडम अपने में मिला ले, यानी कि अपने साम्राज्य का जो है विस्तार करना चाहते थे. ये नीति हमेशा चलती आ रही थी. एंड एक वॉचडॉग की तरह जो है वह कह सकते हैं, एक वॉचडॉग की तरह काम कर रहा था हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ब्रिटिश रूल लेड टू कोलैप्स ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. ब्रिटिश रूल के कारण बहुत सारे जो इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे, जैसे हम लोग बात करते हैं घरेलू उद्योग की, कॉटन इंडस्ट्रीज की, तो धीरे धीरे करके हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कॉटन इंडस्ट्री धीरे धीरे करके जो है वह समाप्त होने के कगार पर आ गया था. एंड रिड्यूस टू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. और धीरे धीरे करके जो है वह रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट करते थे वो भी जो है वो कम होने लगा, बिकॉज कि जितने भी सारे इसके इंडस्ट्रीज थे वो एक तरह से कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्रीज में सिर्फ इंडिया को एक रॉ मटेरियल का एक हब मानता था वो, यानी कि अपने इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो उसने रॉ मटेरियल का हब के रूप में एक तरह से कह सकते हैं कि कॉलोनिकल पीरियड चल रहा था, उपनिवेशवाद चल रहा था. उपनिवेशवाद एक ऐसा उपनिवेश समझ रहा था जहां से सिर्फ कच्चे माल जो है वो आराम से ले सके. Cheap factory produced goods from Britain replaced traditional Indian handicraft and ruined artisans and craftspeople. जो भी घटिया जो फैक्ट्री से प्रोड्यूस हुआ करता था गुड, उन चीज़ों में ही थोड़ी सी फेरबदल करके उसको रिप्लेस करके हैंडीक्राफ्ट में होता था हाथ से बने हुए चीज़ें. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, एक लोहार के पास अगर एक छोटा सा अगर आयरन का पीस लेकर जाइएगा तो वो चाकू बना देगा. चाकू तो वो बना देगा लेकिन उस टाइप के चाकू नहीं हो पाएगा. लेकिन यही चीज़ अगर फैक्ट्री में बनता है तो आराम से उस पर स्टील वगैरह का जो है वो परत चढ़ा दिया जाता है, चमचम चमकने लगता है और एक हैंडल लगा दिया जाता है प्लास्टिक का, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है. एकदम सेम ऐसे ही वर्क जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रही थी. इंडियन रेवेन्यू वाज यूज्ड टू परचेज रॉ मटेरियल एंड फिनांस ब्रिटिश कॉलोनिकल एक्सपेंशन अराउंड द वर्ल्ड. इंडिया का जो रेवेन्यू है वह वसूलने का काम ये भी रख रहे थे और उस रेवेन्यू का काम जो है वो रॉ मटेरियल खरीदने के रूप में जो है वो किया जा रहा था और ब्रिटिश
के जितने भी कॉलोनी जो उसके अधिकार में है वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है अपने फिनेंशियल कंडीशन को जो है वह बढ़ावा दे रहा था। द हेवी ड्यूटीज इम्पोज्ड लेड टू द इम्प्रिजोनमेंट ऑफ फार्मर अक्रॉस द नेशन। हेवी जितने भी जो ड्यूटीज हुआ करते थे उस पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं कि ये रेवेन्यू लगा दिया जाता था, जिसके कारण किसानों की हालात जो है वो धीरे धीरे जो है वो बद से बदतर होती चली गई थी। दादा भाई नौरोजी रेफर्ड टू दिस एज अ सिस्टमैटिक ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन इंग्लैंड। दादा भाई नौरोजी भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह बताया कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह खत्म होती चली जा रही है, और इस चीज़ को इंग्लैंड में उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया। एक पहला ऐसा अर्थशास्त्री एक तरह से कह सकते हैं जो फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट जो है वो हमारे दादा भाई नौरोजी ही थे। अब है अनफिकेशन ऑफ इंडियन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन लाइन, ये दूसरा टॉपिक है हमारा। देखिए, अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया केम टू बी अ अनफिट पॉलिटिकल एंटाइटी। ब्रिटिश शासन के तत्वाधान में ब्रिटिशर्स यहाँ तक सोचते थे और समझते भी थे कि भारत जो है वह पॉलिटिकली क्षेत्र में काफ़ी अनफिट है, यानी कि भारत अभी इतना इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया है जिससे एक देश चल पाए, यानी कि ऐसी एक शक्ति नहीं है, एक ऐसा रूल्स और रेगुलेशन नहीं है जिससे पूरा कंट्री जो है वह लीड हो पाए। द British had conquered a large part of India, extending from the Himalayas to Cape Comorin and from Assam to Khyber Pass in the west. इतने सारे इलाकों पर, इतने लंबे चौड़े इलाकों पर ब्रिटिश का यह अधिकार हो गया था। इवन द प्रिंसली स्टेट वेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ तक कि कुछ पर्टिकुलर जो स्टेट्स थे उनके राजकुमार भी जो है इनसे काफ़ी, इनके गवर्नमेंट्स जो था उनसे काफ़ी प्रभावित थे, और उनका काफ़ी प्रभाव भी था उन राज्यों पर। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन लाइक रेलवे। एक नया नया जो है वो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उन्होंने एक नई क्रांति लाई, वो है हमारा रेलवे है, टेलीग्राफ सिस्टम है। द codification of a law brought about uniform law code across most of India। और एक तरह से एक यूनिफॉर्म लॉ जो है, जो कि सभी कोई इस नियम कानून को माने, ऐसे लॉ जो है उन्होंने ही लाया भारत में। So the main aim behind this measure was administration Indian effectively। इसका सबसे बड़ा कारण था एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भारत में नहीं था, and it helped the foster feeling of वननेस अमंग द इंडियंस। और एक तरह से इसके आने से एक फायदा भी हुआ कि सब में एक वननेस की भावना आई, यानी कि एकता की भावनाएं आई। पहले कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं था, लेकिन रूल और रेगुलेशन बन जाने से सबके लिए उतना ही रूल जो है वो बराबर था, यानी कि रूल्स इज नेवर एक्सप्लॉयड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन। रूल्स इज रूल, नो एनी वन इज ओवर द रूल। नियम और कानून से ऊपर कोई नहीं है, इसे सबको मानना पड़ेगा, या तो बनाने वाला हो तब, चाहे उसको इम्प्लीमेंट करने वाला या इम्पोज करने वाला हो तब, सभी को जो है इस रूल को मानना पड़ेगा। They were able to travel and interact with each other more frequently. They realized that they were suffering to the same injustice across different regions and identified the British government as the common exploiter। उन्होंने ऐसा रियलाइज किया कि जितने भी सारे जो लोग थे उसके साथ सेम तरीके का जो है वह कह सकते हैं कि वाक्यान हो रहा था, और ये पॉसिबल इसलिए भी था कि उन लोगों को सही ढंग से, सही तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा था, सभी के साथ इनजस्टिस हो रहा था। और उनका न्याय न मिलने का सबसे बड़ा रीजन यही होता था कि जो ब्रिटिशर्स भी थे उस रूल्स और रेगुलेशन को अपने अकॉर्डिंग ढालते थे, यूनिवर्सल नहीं था। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि अगर डिस्टिंगाइज किया जाए तो बड़े ओहदे पर जितने थे वो ब्रिटिशर्स के सैनिक थे, यानी कि ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स
जितने भी बड़े ओहदे पर थे वो थे, और इंडियंस जो थे वो उनका शोषण काफ़ी होता था, एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी होता था, और इसलिए वो छोटे ओहदे पर थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो कर लिया करें। तब तक के लिए कोरोना से बचते रहिए और खुद को सेफ रखिए। धन्यवाद।